इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज हम इस 10 साला इंतहाई मोहतात और पेचीदा सुराग रसानी की गहराई में जाएंगे, जिसने एक बिल्कुल ठंडे पड़ चुके खोज को जदीद तारीख के सबसे मशहूर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में बदल दिया। ये कहानी महज कुछ हकायक का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये उस सब्र आजमा कोशिश की कहानी है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलें कहानी को एक इंतहाई मायूस कुन मोड़ से शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर करें, 2004 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। अचानक न्यूज़ चैनल्स पर उसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप नशर होती है। वो उसमें काफ़ी सेहतमंद नज़र आ रहा था और बड़े पुरएतमाद अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। और सबसे परेशान कुन बात जानते हैं क्या थी? ऐन उसी वक्त CIA के पास मौजूद तमाम के तमाम सुराग लफ्जी तौर पर बर्फ की तरह जम चुके थे। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और यही हमारा पहला हिस्सा है, एक सर्द खोज। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्जीनिया हेडक्वार्टर्स में मौजूद CIA की टास्क फोर्स के लिए ये लम्हा किस कदर मायूस कुन रहा होगा, ये जानकर कि एक साया उन्हें मुसलसल चैलेंज कर रहा है। 2001 के हमलों के बाद से लेकर 2004 की इस वीडियो टेप तक का ये जो दरमियानी अरसा है ना, ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस खला था। ये 3 साल का वो तकलीफदेह वक्त था जब तलाश मुकम्मल तौर पर अंधेरे में भटक रही थी, जिससे हम पीछे मुड़कर देखते हैं टोरा बोरा की नाकामी की तरफ। वो एक ऐसा मौका था जो बस हाथ आकर निकल गया। 9/11 के फौरन बाद 2001 में जब टोरा बोरा के गारों पर शदीद बमबारी की गई तो वहां से कई जंगजू फरार होने में कामयाब हो गए। इस वक्त वो मुश्किल 20 कैदी हाथ आए। उनमें से एक शख्स ने बड़े मासूमाना अंदाज में दावा किया कि भाई इसका तो इन सबसे कोई लेना देना नहीं, वो तो महज एक सादा सा बाज पकड़ने वाला शिकारी है। लेकिन जब इंटेलिजेंस सिस्टम में उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए ना, तो एक ज़बरदस्त धमाका खेज इंकशाफ हुआ। उसका नाम मोहम्मद अल कहतानी था। अब जरा इस बात पर गौर करें, 9/11 से सिर्फ चंद हफ्ते कबल इसी मोहम्मद अल कहतानी ने ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की थी। इसकी जेब में बिल्कुल $2,800 कैश था और वापसी के बगैर एक तरफा यानी वन वे टिकट था। शुक्र है कि इस वक्त कस्टम एजेंट को इस पर शक गुजारिया और उसे एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया गया। और अब देखिए कि तफ्तीशकारों ने कड़ियां कैसे मिलाएं। जिस वक्त अल कहतानी एयरपोर्ट पर मौजूद था, बिल्कुल उसी वक्त वहां के एक पे फोन से मुत्तहिदा अरब इमारात में अल-कायदा के एक नंबर पर कॉल की गई। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी दिन इसी एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावालिस किराए की गाड़ी मिली, जो किसी और ने नहीं बल्कि 9/11 के हाईजैकर मोहम्मद अता ने बुक करवाई थी। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था ना। ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि अल-कहतानी असल में फ़्लाइट 93 को हाईजैक करने के इस खौफनाक मिशन का हिस्सा था। यहीं से इस पूरी तफ्तीश का रुख बदल जाता है। हमारा अगला मरहला पैगाम रसां यानी कोरियर की तलाश। देखें, अलकायदा का तंजीमी ढांचा तो समझ आ रहा था, लेकिन असल चैलेंज इस इंसानी नेटवर्क को ढूंढना था जो खुफिया पैगामात को इधर उधर कर रहा था। और इसके लिए जिस दर्जे का सब्र दरकार था वो नाकाबिल यकीन है। तफ्तीश के दौरान अल-कहतानी ने एक ट्रेनर का नाम लिया, अबू अहमद। फिर जब अबू जुबैदा पकड़ा गया तो उसने खालिद शेख मोहम्मद तक पहुंचाया। इसके बाद 2004 में जब हसन गुल नामी शख्स की गिरफ्तारी हुई तो सालों की इस कड़ी तफ्तीश के बाद आखिरकार उस कोरियर के असल किरदार पर मोहर सब्त हो गई। यहां आपको इंटेलिजेंस की दुनिया का असली इबहाम और उलझन नजर आएगी। एक तरफ हसन गुल दावा कर रहा था कि भाई ये अबू अहमद तो लादेन का जाती और इंतहाई अहम पैगाम रसा है, जबकि दूसरी तरफ खालिद शेख मोहम्मद और अबू फराज अल-लेबी जैसे सीनियर कमांडर्स जानबूझकर तफ्तीशकारों को गुमराह कर रहे थे। उनका कहना था कि अरे नहीं, अबू अहमद तो कब का रिटायर हो चुका है, वो किसी काम का नहीं। और सच पूछें तो इन कमांडर्स का ये झूठी इंटेलिजेंस के लिए सबसे बड़ा सिग्नल बन गया कि वो अपने इस इंतहाई अहम कोरियर को हर कीमत पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सालों की सरतोड़ कोशिशों के बाद 2007 में जाकर एक दूसरी एजेंसी की तरफ से एक ज़बरदस्त टिप मिली। मालूम हुआ कि ये अबू अहमद अल कुवैती कोई फर्जी नाम या साया नहीं है। इसका असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है और वो एक पाकिस्तानी शहरी है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी। अब शिकारी एक साये के पीछे नहीं बल्कि एक जीते जागते इंसान के पीछे लग चुके थे। जिससे हम 2010 की तरफ बढ़ते हैं। सिग्नल का ताक़ुब, हिकमत अमली अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब जरा सोचिए, मशरिक़ वस्ता से पाकिस्तान आने वाली लाखों फ़ोन कॉल्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही थी। बस एक छोटी सी गलती का इंतज़ार था और फिर जून 2010 में वो गलती हो गई। अरबी और पश्तो में होने वाली एक कॉल इंटरसेप्ट की गई। पाकिस्तान में मौजूद उस कोरियर ने एक सवाल के जवाब में बस इतना कहा, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले था। जी हां, ये एक जुमला इस बात की हतमी तस्दीक था कि हमारा मतलूबा शख्स ना सिर्फ जिंदा है बल्कि अब भी पूरी तरह एक्टिव है। अब इस कोरियर की होशियारी देखें।
وہ اپنا موبائل فون صرف چند منٹوں کے لیے آن کرتا، اور وہ بھی صرف تب جب وہ پیشاور میں ہوتا۔ اپنی لوکیشن کو ٹریکنگ سے بچانے کے لیے وہ انتہائی پیچیدہ اور چکرا دینے والے راستے اختیار کرتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، اس کی انہی غیر معمولی اور سخت حفاظتی تدابیر نے ہی تفتیش کاروں کو یقین دلا دیا کہ وہ یقیناً کسی بہت ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگست 2010 میں ایک پاکستانی CIA ایجنٹ نے اسے پشاور میں پہچان لیا، اور پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایبٹ آباد کے ایک انتہائی محفوظ اور اونچی دیواروں والے کمپاؤنڈ تک جا پہنچا۔ اور اب اس پوری دہائی کی محنت کا آخری اور فیصلہ کن مرحلہ، آخری چھاپا۔ صابرانہ نگرانی اور معلومات اکٹھی کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا تھا، اب باری تھی ایکشن کی۔ لیکن ذرا ان جغرافیائی اور سیاسی پیچیدگیوں پر تو غور کریں۔ سب سے بڑی بات، اس مشن کے بارے میں پاکستان کو بالکل بھی آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ اوپر سے یہ کمپاؤنڈ ایک پاکستانی ملٹری اکیڈمی کے بالکل ناک کے نیچے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ریڈار کی پکڑ سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں جدید ترین خفیہ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز کا استعمال کرنا بالکل ناگزیر تھا۔ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اور سب کچھ تباہ ہو سکتا تھا۔ 1 مئی 2011 کی رات 11 بجے جلال آباد سے پرواز اڑتی ہے۔ جس ہدف کی تلاش میں پوری ایک دہائی لگی تھی، اس کا فیصلہ اب محض 38 منٹوں میں ہونا تھا۔ ذرا تیزی چیک کریں، آپریشن شروع ہونے کے صرف 15 منٹ میں ہی ہدف تیسری منزل پر مل گیا۔ جاتے وقت بدقسمتی سے ایک ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا، جسے انخلا سے پہلے ہی تباہ کرنا پڑا، اور ٹھیک 38ویں منٹ میں ٹیم نے اپنا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا۔ آپریشن کے فوراً بعد اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر کارروائی مکمل کی گئی۔ سعودی عرب کی اجازت کے ساتھ ہدف کو بحر عرب کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح دنیا کی سب سے بڑی اور طویل ترین تلاش کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو اس سارے واقعے سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ ہم آج کے اس جدید ڈیجیٹل غلبے کے دور میں رہتے ہیں، جہاں ہر چیز سیٹلائٹ اور ٹیکنالوجی کی نظر میں ہے۔ لیکن کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی اور پیچیدہ تلاش کسی سپر کمپیوٹر نے نہیں، بلکہ محض ایک انسانی پیغام رساں کو ٹریک کر کے مکمل کی گئی؟ ہائی ٹیک سگنلز اور انسانی ذہنت کا یہ زبردست ملاپ واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔